है आपका 24 घंटे 24 रिपोर्टर में खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें नेहा पंत के साथ देखेंगे। दिल्ली के ओपिनियन पोल में दिखी मोदी की लहर। सर्वे के मुताबिक बीजेपी अपने दम पर बनाएगी सरकार, केजरीवाल कांग्रेस को बड़ा नुकसान। नीरज राजपूत बताएंगे कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना। वाईएस चौधरी, गिरिराज सिंह, गौड़ा और कठेरिया को मंत्री बनाने पर सवाल उठाए। जेटली बोले कांग्रेस के पास और कोई काम नहीं। उमेश कुमावत बताएंगे महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठेगी शिवसेना। विधानसभा सचिव को चिट्ठी दी। और हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे रिपोर्टर्स से जुड़ सकते हैं उनके ट्विटर हैंडल्स के जरिए। हम आपको एक अच्छी खबर भी देना चाहते हैं। एबीपी न्यूज टीवी के ट्विटर पे फॉलोअर्स का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया है। आप भी एबीपी न्यूज को हिंदी में एबीपी न्यूज हिंदी और अंग्रेजी में एबीपी न्यूज टीवी पर फॉलो कर सकते हैं। और आइए आगाज करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एबीपी न्यूज ने दिल्ली का ओपिनियन पोल कराया, जिसमें बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती नजर आ रही है। दिसंबर 2013 में विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या थे, सबसे पहले नजर उस पर डाल लेते हैं। बीजेपी 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत से पीछे, और इसी वजह से 32 सीटें होने के बावजूद दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई। आम आदमी पार्टी का डेब्यू था, 28 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की 28 सीटों के साथ। कांग्रेस पार्टी को दिसंबर 2013 के चुनावों में भारी घाटा हुआ, 8 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा अन्य के खाते में गई 2 सीट। तो 2013 की तस्वीर कुछ ऐसी थी, जहां बीजेपी को 32, आम आदमी पार्टी को 28, कांग्रेस को 8 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। फिर 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, दिल्ली की सातों सीटें बीजेपी के खाते में गई और उसके हिसाब से बढ़त देखी जाए तो 60 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बढ़त थी, 10 पर आम आदमी पार्टी की बढ़त थी। कांग्रेस पार्टी किसी सीट पर आगे नहीं चल रही थी। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो सबसे बड़ी तस्वीर यह हुई कि 60 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे, 10 पर आम आदमी पार्टी। ये बड़ी तस्वीर। अब एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल आज की तारीख में अगर हुए चुनाव तो वोट शेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा वोट शेयर जा रहा है बीजेपी को, 38% वोट शेयर बीजेपी का। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में 26% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी 22% वोट शेयर के साथ और अन्य को 14% वोट शेयर। इस वोट शेयर के माध्यम से ही पता चल रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। बीजेपी 38%, आम आदमी पार्टी 26%, कांग्रेस 22%। और अब हमारा ओपिनियन पोल जो सीटों की तस्वीर पेश कर रहा है उसमें बीजेपी को अपने दम पर 46 सीटें मिल रही हैं, यानी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बनाती दिख रही है। आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है, 28 से 18 पर आ रही है आम आदमी पार्टी। अगर आज की तारीख में दिल्ली में होते हैं विधानसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी और पीछे जा रही है, 8 से 5 पर आ रही है कांग्रेस पार्टी, अन्य के खाते में 1 सीट। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर रही है और दिल्ली में बीजेपी को पूर्ण बहुमत, ये हमारा सर्वे बता रहा है। हमने दिल्ली की जनता से कुछ अहम सवाल भी पूछे दिल्ली की जनता का मूड भांपने के लिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन? इसमें सबसे ऊपर रहे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के, 39% जनता का मानना कि वो उनकी पहली पसंद है। हर्षवर्धन 38%, दूसरे नंबर पर शीला दीक्षित 7%, जगदीश मुखी 5%। इसके अलावा सतीश उपाध्याय के पक्ष में 4% लोग, हरविंदर सिंह लवली के पक्ष में 4% और अजय माकन के पक्ष में 2%। तो मुख्यमंत्री की पहली पसंद अरविंद केजरीवाल। सबसे लोकप्रिय नेता दिल्ली की जनता के बीच कौन? 63%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में 25% जनता का मानना अरविंद केजरीवाल और सिर्फ 12% मानते हैं राहुल गांधी। इसके अलावा एक सवाल और पूछा गया, केजरीवाल सरकार के 49 दिन के काम से आप संतुष्ट हैं? दिल्ली की 61% जनता कह रही है हाँ, कामकाज संतोषजनक था, जबकि 38% जनता मानती है कि कामकाज संतोषजनक नहीं रहा। एक सवाल और पूछा गया, अच्छे दिन क्या आए आपके? दिल्ली की जनता 56% मानती है हाँ, मोदी सरकार में अच्छे दिन आए। 43% लोगों का मानना नहीं, अच्छे दिन नहीं आए। तो इससे जनता का मूड भांपने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर हमारे सर्वे की जो बड़ी बातें दिल्ली के संदर्भ में आई वो ये कि दिल्ली में बीजेपी की अकेले दम पर सरकार बन रही है 46 सीटों के साथ। मोदी लहर के आगे कोई नहीं टिका। आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ, कांग्रेस को भी नुकसान हुआ। केजरीवाल और कांग्रेस दोनों की सीटें और कम हुई हैं 2013 के विधानसभा
चुनाव की तुलना में। हालांकि मुख्यमंत्री के लिए केजरीवाल अब भी पहली पसंद है। 39% जनता मानती है उन्हें पहली पसंद। सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी 63% जनता के, और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 46% सीटों के साथ बना रही है अपने दम पर सरकार। सर्वेक्षण में मुझे लगता है कि हमारी राह मुश्किल नहीं लग रही है। हमें तो लग रहा है कि आपका जो सर्वेक्षण है ये आम आदमी पार्टी की राह को आसान बता रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि आपके सर्वेक्षण में एक प्रश्न है कि क्या 49 दिनों की सरकार से दिल्ली की जनता संतुष्ट है। 61% लोगों ने कहा कि हाँ संतुष्ट है। मोदी जी से लड़ने प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनकर गए थे बनारस, और आज मोदी जी के नाम की प्रतिच्छाया से लड़ने को मजबूर हो रहे हैं। यानी चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दुबे बनकर, अब वो यहां पर नेता प्रतिपक्ष बनने की लड़ाई में आ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान स्पीकर रह चुके एमएस धीर साहब हमारे साथ हैं, जो कि जंगपुरा से विधायक हैं, और काफी कुछ आपको तकलीफ है। मेरे को आम आदमी पार्टी से कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा कहना गलत है। आम आदमी पार्टी से ठीक है। आम आदमी पार्टी ने मेरे को बहुत अच्छा सम्मान दिया, स्पीकर बनाया, और मेरे को आम आदमी पार्टी से कोई तकलीफ नहीं। इसलिए उठ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नरेंद्र मोदी में खूबियां नजर आ रही हैं, और उनको आप कहीं ना कहीं उनके कामकाज को पसंद कर रहे हैं। देखो जी, मैं ही पसंद नहीं कर रहा। इवन 3-4 दिन पहले केजरीवाल साहब ने मोदी जी की तारीफ की थी। देखो जी, मोदी जी महान लीडर हैं, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। क्या मोदी जी मेरे को अलाउ करेंगे अपने साथ काम करने के लिए? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में शामिल नहीं होगी शिवसेना? शिवसेना ने विधानसभा सचिव को चिट्ठी लिखकर नेता विपक्ष पर दावा किया है, लेकिन यह भी साफ किया है कि बीजेपी के साथ चर्चा जारी रहेगी। बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन सरकार चलाने की संभावनाओं पर फिलहाल लग गया है विराम। शिवसेना की तरफ से विधानसभा सचिव को नेता विपक्ष पद की दावेदारी को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के पहले दिन यानी आज शिवसेना के विधायक विपक्ष की बेंच पर बैठे नजर आए। शिवसेना नेता नीलम गोरे ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा स्पीकर के लिए चुनाव लड़ेगी। मुख्य तौर पर अध्यक्ष चुने जाने हैं विधानसभा के, तो क्या उसके लिए शिवसेना उम्मीदवार देगी? मुझे लगता है देगी। उद्धव साहब के भी मन में वही है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि कांग्रेस ने नेता विपक्ष पर दावा किया, इसलिए शिवसेना ने नेता विपक्ष पर दावा किया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा निशाना। वाईएस चौधरी, गिरिराज सिंह और कठेरिया को मंत्री बनाए जाने पर उठाए सवाल। इधर एक चोरी जब हुई थी, उन्होंने कहा कि 50-60 हजार की चोरी हुई, माल निकला तो 1.25 करोड़ का सामान उनके जब्त हुआ। इनकम टैक्स ने भी और उसके अंदर कार्रवाई करनी शुरू करी। हम मोदी जी से जानना चाहते हैं कि क्या इनकम टैक्स की पूरी कार्रवाई खत्म हो, जिसके एनपीए 300 करोड़ से भी ऊपर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बैंक के अंदर देनदारी इनकी अभी भी। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहती है कि मोदी साहब, आपकी कथनी और करनी में ये फर्क क्यों है? कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस और नीति का एक दूसरे से वो लोग तुलना करें और सरकार की परफॉर्मेंस के ऊपर बहस करें। हर्षवर्धन की स्वास्थ्य मंत्रालय से विदाई हो गई तो जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। जेपी नड्डा के स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने ऐतराज जताया है। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है कि एम्स के विजिलेंस अफसर संजीव चतुर्वेदी को हटवाने के बदले उन्हें ये इनाम मिला है। अगर नरेंद्र मोदी सरकार ईमानदार होती तो वो क्या करती? वो संजीव चतुर्वेदी को वापस बहाल कराती, जेपी नड्डा को डांटती और हर्षवर्धन को डांटती कि आपने क्यों हटाया। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया? जेपी नड्डा जी को ही हेल्थ मिनिस्टर बना दिया कि अब तुम पूरा बदला निकाल लो अब संजीव चतुर्वेदी से। दरअसल संजीव चतुर्वेदी को हटाए जाने के विवाद में जेपी नड्डा का भी नाम जुड़ा है। ये कहा जा रहा है कि संजीव चतुर्वेदी को उन्हीं के कहने पर हटाया गया था। नड्डा साहब, जिस तरीके से केजरीवाल की पार्टी आप पे आरोप लगा रही है कि संजीव चतुर्वेदी को हटाने का इनाम मिला है, आज मैं जिम्मेवारी लेने वाला हूँ। शुभ दिन है, शुभ बात से शुभ काम शुभ। लेकिन उनके आरोपों पर क्या कहेंगे? शुभ कार्य में लगा हूँ मैं, शुभ कार्य की दृष्टि से सब कुछ। मोदी कैबिनेट में सबसे चौंकाने वाला उलटफेर डॉक्टर हर्षवर्धन का है, जिनसे स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर उन्हें विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग का मंत्री बनाया गया है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि इसमें भी बीजेपी की सोची समझी रणनीति है।
नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े मंत्रियों में से एक डॉक्टर हर्षवर्धन का विभाग बदलने के पीछे सबसे बड़ी वजह उनको दिल्ली की राजनीति में वापस लाने की रणनीति बताई जा रही है। दिल्ली में जल्द ही चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिसे आगे कर चुनाव लड़ा जा सके। दिल्ली में पिछली बार भी चुनाव डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में ही लड़े गए थे। डॉक्टर हर्षवर्धन को ऐसे विभाग का मंत्री बनाया गया है जहां पहले की अपेक्षा काम कम है। कामकाज कम होने से डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली विधानसभा चुनाव की ओर भी अपना ध्यान दे सकेंगे। हर्षवर्धन के मंत्रालय बदलने को लेकर कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल्ली की राजनीति में लौट रहे हैं। ये कहना कि दोबारा डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली में आ सकते हैं, ये मैं समझता हूं ये अपने आप में सही स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन अभी भी दिल्ली के लोकसभा चांदनी चौक से दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में। बीजेपी ये तो कह रही है कि हर्षवर्धन दिल्ली की राजनीति में नहीं लौट रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रही है कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय से क्यों हटाया गया है। तो मोदी के मंत्रियों पर सवाल उठने लगे हैं। जेटली ने भी जवाब दे दिया है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने आरोपों पर कायम है। आगे अगली खबर में देखिए, रक्षा मंत्री पर्रिकर ने यूपी से भरा राज्यसभा के लिए पर्चा। मोदी कैबिनेट में रक्षा मंत्री बनाए गए गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर ने आज लखनऊ से राज्यसभा का पर्चा भर दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस समय संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। ऐसे में उन्हें यूपी की राज्यसभा सीट से पर्चा भरवाया गया है। पर्चा भरने के बाद रक्षा मंत्री पर्रिकर ने कहा कि पड़ोसियों के साथ संबंध के बारे में अभी वो सोच और समझ रहे हैं। ये प्रदेश जिसने बड़े बड़े नेता दिए, रामकृष्ण की भूमि, जहाँ से पूरे देश को, देश का इतिहास की एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का भाग्य मुझे मिला। इसलिए मैं बहुत खुद को लकी समझता हूँ। मोदी मंत्रिमंडल में एक और बड़ा उलटफेर। वित्त मंत्री अरुण जेटली से रक्षा मंत्रालय लेकर उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कामकाज सौंपा गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अभी तक प्रकाश जावड़ेकर देख रहे थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज जब सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे तो उनके साथ प्रकाश जावड़ेकर और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को इस मंत्रालय में राज्य मंत्री का काम सौंपा गया। अब तक सूचना प्रसारण मंत्रालय का कामकाज देख रहे प्रकाश जावड़ेकर ने ही जेटली को कार्यभार सौंपा। जेटली को सूचना प्रसारण मंत्रालय दिए जाने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हैरानी जाहिर की है। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल 21 नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ पुराने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल शपथ लेने वाले 4 नए कैबिनेट मंत्रियों के विभागों की। गोवा के सीएम की कुर्सी छोड़कर कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले मनोहर पर्रिकर को देश के रक्षा मंत्री की अहम जिम्मेदारी दी गई है। पहले ये विभाग वित्त मंत्री अरुण जेटली संभाल रहे थे। अरुण जेटली अब वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ ही सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम भी देखेंगे। शपथ ग्रहण से कुछ देर पहले शिवसेना छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले सुरेश प्रभु को रेल मंत्री बनाया गया है। उनसे पहले रेल मंत्रालय देख रहे सदानंद गौड़ा को अब कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। अब तक स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे डॉक्टर हर्षवर्धन अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय का काम देखेंगे। अब तक ये विभाग जितेंद्र सिंह के पास था। चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायती राज के साथ साथ पेयजल और स्वच्छता जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी विभाग अब तक नितिन गडकरी के पास थे। क्या जम्मू कश्मीर चुनाव में पूर्व अलगाववादी नेता और जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन से हाथ मिलाएगी बीजेपी? आज सज्जाद लोन ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कश्मीर के अलगाववादी नेता सज्जाद लोन और पीएम मोदी की मुलाकात के मायने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। पीएम की सज्जाद लोन से मुलाकात की जमीन तैयार की आरएसएस से बीजेपी में आए नेता राम माधव ने। पिछले हफ्ते राम माधव ने श्रीनगर जाकर सज्जाद लोन से मुलाकात की थी, जिसके बाद सज्जाद लोन ने बीजेपी से गठबंधन के संकेत दिए थे। मुलाकात के बाद न तो सज्जाद लोन ने और न ही बीजेपी ने माना कि दोनों के बीच चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई है। कोई मायने नहीं लगाने चाहिए। कश्मीर के हर पॉलिटिकल ग्रुप के लोग केंद्र के पास आते हैं। There was just talk about Kashmir and the need
for massive investments from the center to recoup our losses in the floods and also for a great Kashmir ahead. That's all we talked about. सज्जाद लोन बड़े हुर्रियत नेता अब्दुल गनी लोन के बेटे हैं। पिता की हत्या के बाद सज्जाद लोन अलगाववादी राजनीति में शामिल हुए थे। आसियान शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरीके से सज कर तैयार है म्यांमार का नेपिटो शहर, जो कि इस देश की राजधानी भी है। जी हां, देखा जा सकता है कि इस शहर के तमाम चौक चौराहों पर किस तरीके से झंडे लहरा रहे हैं, जिसमें कि भारत का तिरंगा भी है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। नेपिटो शहर में 12 और 13 नवंबर को दो बड़े सम्मेलन हैं। पहला 12 को आसियान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन होना है, उसी दिन आसियान इंडिया समिट भी है। इसी के साथ अगले दिन यानी 13 नवंबर को ईस्ट एशिया समिट है, जिसमें कि आसियान में शरीक 10 देशों के अलावा दुनिया के 8 और प्रमुख देश भी उसमें भाग लेंगे, जिसमें कि भारत के अलावा चीन है, साथ में ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, अमेरिका है और रूस है। इसी सिलसिले में जाहिर है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इस शहर नेपिटो में होंगे। 1 जनवरी 2015 से केंद्र सरकार लोगों के खातों में सीधे तौर पर एलपीजी सब्सिडी देने की योजना शुरू करने जा रही है। इसकी टैगलाइन सरकार ने रखी है, अपना धन पाओ जनधन बचाओ। वहीं अगर स्कीम की बात करें तो स्कीम के तहत 1 जनवरी 2015 से जो है लोगों को अपने बैंक के खाता नंबर या फिर जो आधार नंबर है वो देने होंगे। अगर ग्राहक नहीं देते हैं तो मार्च 2015 तक का ग्रेस पीरियड दिया गया है, यानी कि 3 महीने का। इन 3 महीने के दौरान जो है सब्सिडाइज रेट पर ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर मिलते रहेंगे। हालांकि उसके बाद में फिर अगर अप्रैल से वो लोग नहीं देते हैं तो अप्रैल के बाद से जून तक जो है ग्राहकों को बाजार के रेट पर सिलेंडर खरीदने होंगे। हालांकि अगर जून 2015 तक ग्राहक अपना जो है आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर जो है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं तो उसके बाद में अप्रैल से लेकर जो जून के बीच 3 महीने के दौरान उन्होंने जितने एलपीजी सिलेंडर खरीदे होंगे उसकी सब्सिडी जो है वो सीधे तौर पर जो है उनके खाते में इकट्ठा एकमुश्त जमा कर दी जाएगी। 39 साल पुराने ललित नारायण मिश्र हत्याकांड का फैसला टल गया है। अदालत अब इस मामले में 8 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। दिल्ली की कड़कड़ुमा अदालत में आज दोपहर ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में फैसला सुनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन अदालत का फैसला तैयार नहीं था, लिहाजा फैसला सुनाने के लिए 8 दिसंबर की तारीख तय की गई है। तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की बिहार के समस्तीपुर स्टेशन पर हत्या हुई थी। 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर जंक्शन पर ब्रॉडगेज के उद्घाटन समारोह के दौरान बम धमाका हुआ था, जिसमें ललित नारायण मिश्र बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अगले ही दिन उनका निधन हो गया था। ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में 4 आरोपियों गोपाल जी, रंजन द्विवेदी, संतोषानंद अवधूत और सुदेवानंद अवधूत के खिलाफ मुकदमा चला। इनमें से एक की मौत हो चुकी है। इस हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ पटना की सीबीआई अदालत में 1977 में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। 1979 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था और उसके बाद से ही इस मामले की सुनवाई दिल्ली की अदालत में हो रही है। और अब बारी है एबीपी न्यूज ऐप कॉन्टेस्ट के विजेता का नाम बताने का। एबीपी न्यूज ने अपना ऐप डाउनलोड करने का कॉन्टेस्ट शुरू किया था। इस कॉन्टेस्ट के विजेता रहे हैं जालना के रहने वाले राहुल नवल चंद भंडारी। इन्हें मिलेगा iPhone 6। राहुल को हमारी ओर से बधाई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। ब्रेक में जाने से पहले इन 3 बड़ी खबरों पर हमने निगाह डाली। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, एबीपी नीलसन का सर्वे, मोदी के नए मंत्रियों पर कांग्रेस के सवाल, और महाराष्ट्र में शिवसेना विपक्ष में बैठेगी। और आइए अब रुख करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर का। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर से संत रामपाल के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। पहले उन्हें आज 10 नवंबर तक हरियाणा पुलिस को हदायत की गई थी कि 10 नवंबर तक संत रामपाल को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जाए, लेकिन हरियाणा पुलिस संत रामपाल को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करने में नाकामयाब रही है और अदालत ने इसी के बाद दोबारा से उनके गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। उन्हें 17 नवंबर तक पेश करने की हदायत दी है और साथ ही हत्या के मामले में जो संत रामपाल को 2008 में जो बेल मिली हुई थी उसे रद्द करने के लिए जो कार्रवाई शुरू कर दी है, हिदायत कर दी गई है हरियाणा सरकार को कि उनकी जमानत रद्द कर दी जाए।
अब देख सकते हैं कि आश्रम के बाहर अभी भी माहौल उसी तरह तनाव भरा है। जो आश्रम के अनुयायी हैं वो आश्रम के बाहर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि किसी भी कीमत पर संत रामपाल की गिरफ्तारी नहीं होने दी जाएगी। ऐसे में हरियाणा पुलिस के सामने एक बार फिर से वही चुनौती आन खड़ी हुई है, क्योंकि अदालत ने दोबारा से बड़ी सख्ती से आदेश दिए हैं संत रामपाल को गिरफ्तार करने के। दिल्ली से सटे गुड़गांव में डेंगू के मामलों में अचानक हुई है तेजी से बढ़ोतरी। यहां पिछले 7 दिनों में 11 नए मामले सामने आने से लोगों में दहशत है। साइबर सिटी गुड़गांव में डेंगू मरीजों की संख्या 60 के पार पहुंच चुकी है, तो मलेरिया के मरीजों की तादाद 80 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि यहां के प्रशासन दावे कर रहा है कि गुड़गांव को मच्छरों से मुक्त बनाने के लिए हाईटेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसका भी कोई फायदा निकलता नहीं दिख रहा है। डेंगू से बचने के लिए मच्छरों को न पनपने दें और अगर तेज बुखार, शरीर में दर्द और चकत्ते दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। इराक ने दावा किया है कि उसके हमले में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का मुखिया अबू बकर अल बगदादी गंभीर रूप से घायल हुआ है। इराक में यजीदियों का कत्लेआम कर रहे आतंकी संगठन आईएस के खिलाफ इराक अमेरिकी और ब्रिटिश लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर मोर्चा खोले हुए है। इसी अभियान के तहत आईएस का मुखिया अबू बकर अल बगदादी एक हमले में घायल हुआ है। बगदादी के घायल होने की पुष्टि इराक के रक्षा मंत्री ने भी कर दी है, लेकिन पेंटागन की ओर से अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। आपको एक अच्छी खबर देना चाहते हैं। एबीपी न्यूज टेलीविजन के ट्विटर पर फॉलोअर्स का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है। आप भी एबीपी न्यूज को हिंदी में एबीपी न्यूज हिंदी और अंग्रेजी में एबीपी न्यूज टीवी पर फॉलो कर सकते हैं। और अब चलते हैं उन खबरों की ओर जिन पर कल नजर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी कल 3 देशों के यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी शिवसेना में समझौता होगा क्या? हरियाणा के संत रामपाल की गिरफ्तारी होगी क्या?